ठीक, तो हम लोग ये देख रहे थे कैसे मराठाज औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी मराठा और मुगलों को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लाई, और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रीज़न था औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब सुन्नी सेक्ट का था और बीजापुर और गोलकोंडा के जो सुल्तान थे ये सिया सेक्ट के थे। तो उसको मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी और कोई धर्म तो नहीं चाहिए था, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो अपने पूरे मुगल साम्राज्य को इस्लामिक करना चाहता था। और इस्लाम में भी ये क्या था कि जो सेक्ट वो मानता है, यानी कि अगर सुन्नी सेक्ट मानता है औरंगजेब, तो उसको सब जगह क्या था, सुन्नी सेक्ट ही चाहिए था। यानी कि अगर इस्लाम का दूसरा सिया सेक्ट मानने वाले लोग भी उसको कबूल नहीं थे। और बीजापुर और गोलकोंडा सिया सेक्ट के सुल्तान थे, तो वो इनको डायरेक्ट एनेक्स किया। अब जब इनको डायरेक्ट एनेक्स किया तो मराठों के साथ क्या हो गया, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। और जितना वो सोचा था कि मराठों को जिस तरह से हम कंटेन कर लेंगे, उस तरह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। शिवाजी के कार्यकाल में और उसके बाद मराठों की पावर काफ़ी बड़ी बनी रही, और पूरी तरह से देखा जाए तो उसने 25 साल मराठों को कंटेन करने के लिए अपने 25 साल दिए डेक्कन में। और 25 साल देने की वजह से जो पूरी मुगल सल्तनत थी उसकी क्या हो गई, नींव हिल सी गई। तो औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी एक तरह से देखा जाए तो मुगलों के डिक्लाइन की शुरुआत करती है या पतन का कारण बन रही है। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछे जाएंगे मेंस में। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिलीजियस पॉलिसी को और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को जोड़कर आपसे क्वेश्चन बना देगा, और आपके क्या पूछेगा वहाँ पर, थॉट्स, यानी कि आपसे पूछेगा एक्सप्लेन कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो वहाँ आपको ये सारी बातें लिखनी होगी, रिलीजियस पॉलिसी भी आपको लिखनी होगी। तो इतना नहीं, रिलीजियस पॉलिसी के पॉइंट को लिखेंगे और कॉन्सिक्वेंसेज के पॉइंट को उसके साथ मैच कराते हुए चलेंगे कि रिलीजियस पॉलिसी की वजह से उसने बीजापुर और गोलकोंडा को क्या किया, अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। और जब लिया तो वो क्या हुआ, मराठों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आया। और जब मराठों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आया तो क्या हुआ, उसका रेस्ट ऑफ लाइफ यानी उसके जीवन के शासनकाल के 25 साल क्या हुए, पूरी तरह से डेक्कन में यानी कि मराठों को कंटेन करने में चले गए। और उसका नतीजा ये हो कि दिल्ली में एनार्की सी फैली, दिल्ली में क्या हुई, एनार्की सी फैली। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ। भाई दिल्ली से वो जाकर कहाँ बैठा है, डेक्कन में बैठा है। तो नॉर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम, कितना, लगभग 25 साल, तो मैक्सिमम टाइम तो डेक्कन में दे रहा है। वॉर हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या उसका सारा ध्यान किधर है, डेक्कन की तरफ है। तो लिखिएगा, तो वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द country was thrown out of gears, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो रहा था। एंड इट लेड द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर हिज डेथ। तो उसकी डेथ के बाद, यानी कि औरंगजेब क्या था, वो सबसे बड़ी पावर था। तो जब वो पावर खत्म हुई, यानी कि औरंगजेब की डेथ हुई, तो उसके बाद मुगल सल्तनत क्या हुआ, बिखर सा गया। क्योंकि
जो नॉर्थ का एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या हुआ, बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नॉबल्स की पावर, मनसबदार जो थे या यूँ कहे कि जागीरदार वगैरह थे, वो सब क्या हो गए, वो अपने आप को पावरफुल करने लगे। ठीक है। और क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन पर से जो अपना वर्चस्व था वो ख़त्म होने लगा। मुगल साम्राज्य का जो कंट्रोल था, जो पकड़ था, वो ख़त्म होने लगी। ठीक है ना। तो ये क्या था, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, और उस रिलीजियस पॉलिसी की वजह से डेक्कन पर डायरेक्ट कंट्रोल करना, और डेक्कन पर डायरेक्ट कंट्रोल करने का ये कॉन्सिक्वेंसेज है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉलिसी से भी जाकर जुड़ता है, और डायरेक्ट रूप से तो डेक्कन के पॉलिसी के ऊपर तो है ही है, लेकिन डेक्कन की पॉलिसी क्यों बनी, उसकी रिलीजियस थॉट्स, उसकी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से बनी डेक्कन की पॉलिसी। तो वो भी क्या है, इंटरलिंक्ड है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, ए लॉट ऑफ मनी was wasted in the डेक्कन वॉर्स। तो भाई डेक्कन में आपको कंटेन करना है, सबको अपने कंट्रोल में रखना है, तो वॉर भी हुए। और जब वॉर हुए, शाइस्ता खां को भेजा, फिर राजा जय सिंह को भेजा, फिर खुद भी आया। तो जब इतने ढेर सारे आप वॉर करोगे तो क्या होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो जब पैसा यहाँ पर लगेगा वॉर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी, टैक्स से होगी। तो टैक्स आप वसूलोगे, जब आप टैक्स बढ़ाओगे तो पब्लिक आपसे क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पब्लिक आपकी नाराज हो जाएगी। तो पब्लिक आपसे खुश नहीं रहेगी। अब यहाँ पर कई बार ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भैया अकबर भी तो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ा था, अकबर के टाइम पे भी हमने हल्दी घाटी वॉर, पूरे मराठा और बहुत से लोगों का अकबर ने क्या, गुजरात वगैरह, बंगाल सब जीता। तो अकबर जब इतना कुछ कर रहा था, और उस वक्त मुगल साम्राज्य कुछ भी नहीं था। अकबर इतना कुछ वॉर कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुगल साम्राज्य क्या था, औरंगजेब को जो मुगल साम्राज्य मिला उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था अकबर के पास जो मुगल साम्राज्य मिला था। क्योंकि दिल्ली के आसपास और पंजाब का एरिया तो हुमायूं जीत कर चला गया था ना, डेथ हो गई। तो अकबर को जो मिला उसके हिसाब से मुगल साम्राज्य बहुत छोटा था, और औरंगजेब को जो मिला वो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य मिला। देखा जाए तो दोनों के साइज में बहुत का अंतर था, दोनों के रेवेन्यू में बहुत का अंतर था। तो फिर अकबर की पॉलिसी कैसे इतनी सक्सेस हो गई और उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और इतने बड़े साम्राज्य के होते हुए औरंगजेब जब अपनी पॉलिसी एक्सपेंशन की लेकर चलता है तो वो डिक्लाइन का रीजन बन जाता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जब इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो आंसर्स जो आपको नोट्स लिखाया गया उसी में उसका आंसर भी है। उसको अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि अकबर ने सबको पावर से सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। अकबर ने पहले लोगों को दोस्त बनाया, पहले लोगों को अपने साथ मिलाया, और जब उनको अपने साथ मिला लिया तो फिर उन्हीं का यूज करके बाकियों को हरवाया। ये चीज हमेशा याद रखिए, औरंगजेब ने अपने अकेले दम पर सबसे क्या किया, युद्ध करके जीतने की कोशिश की। पर अकबर ने क्या किया, अकबर ने पहले लोगों को अपना दोस्त बनाया, अपने साथ मिलाया, और फिर उनके साथ मिलकर बाकियों को हराने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं अकबर खुद सेंटर में बैठा रहा एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। अकबर दिल्ली छोड़कर नहीं गया, अकबर वहीं पर बैठा रहा दिल्ली में, वह सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता रहा, सब कुछ अपने हाथ में लेकर रखा, उसने किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं जाने दिया। बट औरंगजेब ने ये गलती की,
औरंगजेब दिल्ली छोड़कर चला गया। औरंगजेब कहाँ चला गया? डेक्कन की तरफ। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या हो गया? वो एक तरह से औरंगजेब का पूरा कंट्रोल नहीं रह गया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और वहाँ से दिक्कतें ज़्यादा स्टार्ट हुई। समझ में आई बात? अकबर और औरंगजेब के बीच में जब आपको डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स लिखने होंगे। भले अकबर गुजरात के युद्ध में गया था, खुद गया था, दो दो बार गया था गुजरात के युद्ध में, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं गया। वो बहुत गया, जीता, वापस आया, गया, रिबेल को खत्म किया, वापस आया। लेकिन औरंगजेब गया डेक्कन तो लंबे समय तक वहीं रुक गया। तो ये जो चीजें थी ना, ये बहुत छोटे छोटे बेसिक से डिफरेंसेस थे, और यहीं पर आपको कुछ क्या कहते हैं, असर्शन रीजन में या फंसा दिया जाता है, या मेंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई? लिख लिया हो तो ये रब करके आगे लिखते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? consequences of the Deccan policy of औरंगजेब। तो जैसे जो पॉइंट्स आपको ये अकबर और औरंगजेब के बारे में बताया, तो ये सारी पॉइंट्स आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना कोई लिखवाएगा। जैसे अभी बताया गया, इस तरह से आपके दिमाग में बातें आ गई कुछ। अब आपको पीछे के नोट्स और अभी जो बताया जा रहा है इनको पढ़ना है, और खुद आप देखना, फिर लॉजिकली आप उस तरह के आंसर निकाल लोगे। और ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट ही तो निकालना होता है। 4 से 5 डिफरेंसेस निकालोगे, क्योंकि उसके भी डिफरेंसेस लिखोगे, इसके भी पॉइंट्स लिखोगे, उसके भी पॉइंट। तो अगर दोनों के पॉइंट 5-5 लिख दिया तो आपके कितने हो गए? लगभग 50-60 वर्ड्स हो गए। कुछ वर्ड्स आपको इंट्रोडक्शन में देने हैं, कुछ वर्ड्स आपको क्या करते हैं, कंक्लूजन में लिखने हैं। तो 100-120 वर्ड का आंसर तो आपका तैयार हो गया 5 डिफरेंसेस से ही, और उन्हीं 5 डिफरेंसेस ही काफ़ी होते हैं। नहीं मिले 5, 3 ही मिले, 4 ही मिले, लेकिन मिले तो, और इसी तरह से आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, लिखिए द डिफॉरेस्टेशन injured the agriculture, also village industries and industrial classes almost died out। तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे एग्रीकल्चर को नुकसान तो होना ही होना है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सेसिव कटाई करोगे, और गांव के जो लोग हैं, गांव का जो यूथ है, उसको आप सैनिक बना रहे हो, आप उसको हमेशा वॉर में रख रहे हो। ठीक है, आप एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, एग्रीकल्चर के आप किसी भी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, हर वक्त वॉर 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 कर रहे हो। तो फिर कोई भी इस तरह की अगर चीज़ें होंगी, कहीं पर भी होंगी, किसी भी राज्य में होंगी, कि वो हमेशा वॉर में लगा रहेगा, तो उसका हर तरह का डेवलपमेंट रुक जाता है, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ना ही आप एग्रीकल्चर के लिए कोई कनाल सिस्टम बनाओगे, ना ही आप उसमें कोई सुधार की व्यवस्था लाओगे। जिस तरह से हमने देखा शेरशाह सूरी के टाइम पर सुधार की व्यवस्था आई, क्या कहते हैं, अकबर ने सुधार की व्यवस्था लागू की, कितनी ढेर सारी उसने क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनाई, और एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में क्या किया, सुधार किया। वो सारी चीज़ें अभी गायब हैं बिल्कुल, और जो है उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है।
जो कैनाल जहाँ से पानी नहीं आ रहा है वो उसका साफ सफाई नहीं हो रहा है, रख रखाव नहीं हो रहा है, तो वो कैनाल बंद है। अब जहाँ तक उससे पानी पहुँचना था वहाँ तक इरिगेशन नहीं हो पाएगा, तो अपने आप क्या होगा, एग्रीकल्चर वहाँ का नुकसान हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन करोगे बहुत ज़्यादा, तो जंगली जानवर क्या होंगे, आकर खेतों को चर जाएंगे। जिन लोगों को एग्रीकल्चर में लगना है वो वॉर में लगे हुए हैं, वो उनको पेड़ कटाई में आप लगा रहे हो, क्योंकि आपको ढेर सारे हथियार बनाने हैं। हथियार बनाने के आपको ढेर सारी लकड़ी चाहिए, तभी आप जलाओगे, लोहे को गर्म करोगे, उससे हथियार बनाओगे। तो ये सब चीज़ें जब इतनी ढेर सारी हो रही हैं, तो हर व्यक्ति एक ही काम में लगा हुआ है, वो है वॉर के लिए। चाहे वो बैकअप हो तो भी वॉर के लिए है, और आगे जो लड़ने जा रहे हैं वो भी वॉर में ही जा रहे हैं। तो सारा कुछ ध्यान वॉर में चला गया। तो हर तरह का डेवलपमेंट ट्रेड क्या हो, एक तरह से बिल्कुल एक ऐसा हो गया कि जैसे जिस अवस्था में है बस है, या तो उसमें कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, या फिर वो खत्म सा हो जा रहा है, डाइड आउट हो जा रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रहा था, जो एक्चुअल में होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा था। नेक्स्ट लिखिएगा, द मद्रास कोस्ट वाज so unsettled by the struggle between Marathas and Mughals between 1690 to 1698, that the English and French found it difficult to get enough materials for loading their ships. This led to great economic losses of the इंडिया। यानी कि वॉर में सब कुछ इतना तरीके से सब लोग डूब गए हैं, हर चीज़ बर्बादी की कगार पर खड़ा हो चुका है, कि जो फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच, ये क्या है, ये तो बाहर से पैसा ला रहे हैं, हमारे यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, यानी हम एक्सपोर्टर हैं। तो जब इनको इंग्लिश और फ्रेंच को सामान ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट है ही नहीं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो हम देंगे कहाँ, क्योंकि देखिए विलेज इंडस्ट्रीज जो छोटी मोटी चीज़ें बन रही हैं, वो भी मसाले वगैरह जो कुछ था सब कुछ क्या है, बर्बाद हो रहा है। और जब बर्बाद हो रहा है तो जिस वजह से ये लोग आते थे भारत में मसालों के लिए और बाकी आर्किटेक्चरल वस्तुओं के लिए, वो सब क्या है, बन ही नहीं रहे हैं। जब बन नहीं रहे हैं तो या कुछ बने हैं तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो एरिया क्या है, वॉर में लगा हुआ है। तो अगर उधर से व्यापारी गुजरे तो उनको लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो वो लोग क्या दे, उनके साथ क्या समस्याएं खड़ी हुई, उनके साथ समस्याएं खड़ी हुई कि उनको जब सामान नहीं मिलेगा, तो वो जब सामान मिला ही नहीं तो पैसे ही नहीं आए, तो एक्सपोर्ट क्या हो, एक तरह से लगभग हमारा डिक्लाइन सा हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमें इकोनॉमी आनी थी एक्सपोर्ट से, जो हमें फ़ायदा मिलना था, वो सारा फ़ायदा हमारा नुकसान में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। नेक्स्ट, तो ये सारे क्या थे, प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
लिखिए हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब सेज, औरंगजेब हिस्टोरियन ने कहा ऑल एडमिनिस्ट्रेशन हैज disappeared, the realm has been desolated, nobody get justice, the rights have given up, कल्टीवेशन, यहाँ पर आर वाई लिखिए, रैयत से हैव गिवन कल्टीवेशन, द जागीरदार्स डू नॉट गेट ए penny, and many mansabdars in the Deccan have gone over to the मराठास। तो अब यहाँ देखिए ये अलग समस्या है कि जब राजा है ही नहीं दरबार में, और हमने क्या देखा था जहांगीर के टाइम पर द चेन ऑफ जस्टिस देखी थी, और यहाँ पर क्या है, जस्टिस देने वाला है ही नहीं, राजा है ही नहीं कोर्ट में, तो नॉबल्स क्या जस्टिस देंगे, क्या काम करेंगे। हर एक चीज़ के लिए क्या करना होगा, संदेश भेजना होगा डेक्कन में, वहाँ से रिप्लाई आएगा, तब जाकर यहाँ पर सुनवाई होगी। क्या संदेश गया, क्या समझा और क्या रिप्लाई आया, कुछ पता नहीं। और सामने वाले को जो रिप्लाई मिला, क्या उसने वो ईमानदारी से काम किया, वो भी कोई भरोसा नहीं। तो पूरी तरह से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म सी हो चुकी है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जितने रैयत यानी कि खेती वाले हैं, उन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन बंद कर दी, उन्होंने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ उपज कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, और जो टैक्स वसूली है वह एडमिनिस्ट्रेशन खराब होने की वजह से क्या हो रही है, मनमानी टैक्स वसूली हो रही है, टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम उगाएंगे ही नहीं तो देंगे कहाँ से। जागीरदारों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जागीरदार क्या थे भाई, जो ज़मीन आपको दी गई वहाँ जो उगेगा उसी से आपको काम चलाना है, तो जागीरदारों को कुछ मिल नहीं रहा है। मनसबदार क्या हो गए, मनसबदार जाकर कुछ मराठों से मिल रहे हैं कि भैया जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ तो जाएं, ठीक है। तो कुछ मराठवादार तो मराठा मतलब एक तरह समझिए कि डेक्कन को छोड़कर ही चले गए, कुछ मराठा तो डेक्कन को छोड़कर चले गए, कुछ मराठों से मिल गए, मनसबदार मराठों से मिल गए। तो कुल मिला जुलाकर पूरी तरह से एकदम से सब कुछ तहस नहस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा द फाइनेंशियल कंडीशन of the Mughal Empire, the financial condition of the Mughal Empire became so weak that it was on the verge of bankruptcy.
hundreds of hundreds of soldiers hundreds of soldiers hundreds of soldiers and officers fell into arrears for almost 3 years। 3 साल तक के सैलरीज ड्यू रह गए। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि ट्रेजरी में या तो टैक्स आ ही नहीं रहा है और जो कुछ है वो वॉर में ख़त्म होता जा रहा है। तो मुगल साम्राज्य के पास ये हालत हो गई कि इनको अपने सोल्जर्स अपने ऑफिशियल्स को देने के लिए सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे और एरियर 3 साल तक सैलरी नहीं मिलेगी। और जब ऑफिशियल्स को मनसबदार्स को सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो उनका मनोबल अपने आप टूट जाएगा। वो आपके साथ लंबे समय तक फिर खड़े नहीं रहेंगे और इसका बहुत बड़ा नुकसान मुग़ल आर्मी को झेलना पड़ा। क्या? क्योंकि मुग़ल सल्तनत क्योंकि उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया और जब मनोबल टूट गया तो फिर वो लड़ने को बेमन से लड़ रहे हैं। जब बेमन से लड़ रहे हैं तो फिर वो वार आप नहीं जीत पाओगे, कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे अब लिखते हैं। यहाँ तक नोट डाउन हो गया तो इसको रब करके इसके आगे लिखते हैं। तो जितने भी आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस लिखाया जा रहा है आप इसको क्या समझ रहे हो? ये कोई अलग सी बात नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो आज के डेट में भी अगर कोई एक स्टेट कंटिन्यू वॉर में रहेगा तो वहाँ पर भी यही सारी समस्याएं खड़ी होंगी और वही समस्या यहाँ भी थी कंटिन्यू वॉर में रहने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, ड्यू टू long time war causes the spirit of Mughal army in the Deccan utterly broken। Soldiers and officials became homesick। क्या हो गई? उनको अपने घर की याद आने लगी। इतने लंबे समय तक अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने वाइफ से, अपने पूरे परिवार से वो क्या है, लड़ रहे हैं, साथ में सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर भी दिक्कत है, घर पे क्या हालत हो रही वो भी दिक्कत है और बहुत लंबे समय तक कोई भी अपने घर से रहेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी क्योंकि कम्युनिकेशन तो उनको नहीं मिल पा रहा है। वो अपने घर से किस तरह कम्युनिकेट करें? उनके पास तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई भी नहीं गई है और घर वाले परेशान है कि पता नहीं आज उनके घर का जो व्यक्ति युद्ध में गया है वो आज जिंदा है कि नहीं है। तो दोनों साइड से क्या थी, दिक्कतें बनी हुई थी। तो सोल्जर्स और ऑफिशियल्स को भी क्या हो गई, होम सिकनेस की प्रॉब्लम आ गई और घर वालों को भी दिक्कत थी कि उनके व्यक्ति जो युद्ध में गया है वो बचा है कि नहीं बचा है, क्या पता। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो सेना होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, उनका मोरल डाउन होता है। सैलरी नहीं मिल रही है, आप अपने घर वालों से इतने लंबे समय तक कंटिन्यू दूरी पर हो, रोटेशन भी तो नहीं है ना, आप पूरी आर्मी झोंक रखे हो। ये है कि भलो चलो कुछ परसेंट आर्मी है, फिर उनको बुलाया, इनको भेजा, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि आप नए रिक्रूट करने की कंडीशन में नहीं हो। नए लोग को लोगे तो उनकी सैलरी कहाँ दोगे जब आप पुरानों की सैलरी नहीं दे पा रहे हो। तो चारों तरफ से मुगल आर्मी को क्या कहा जाए तो मुगल साम्राज्य बर्बादी कगार पर पहुंचना शुरू हो गया था। नेक्स्ट लिखिएगा,
द मुगल एम्पायर